हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हमारा जो है चैनल लाइव आएंगे हम लोग, ठीक है ना। आज हम अपने चैनल से लाइव आएंगे रात 9 बजे। सभी लोग 9 बजे आना ना भूलना भाई, सभी लोग लाइव आए और हम लोग बातचीत करेंगे कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए, कौन सा ना पढ़ाया जाए, अभी कौन सा जरूरी परीक्षा की दृष्टि से सभी लोग बताओ, फिर उस हिसाब से हम आगे तैयारी की जाए भाई, ठीक है ना। आज संविधान की श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं और आज हमारी संविधान की श्रृंखला में होगा संविधान की विशेषताएं। यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो जितने भी बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है ना। और चैनल से जुड़ते रहो। इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना जब आप लोग जुड़ते हो, कमेंट आते हैं। आपकी वजह से तबीयत अस्वस्थ है, परेशान है, दवा खा के भी आज आ गए सामने, ठीक है ना। और 9 बजे हम लोग लाइव जरूर मिलेंगे। सभी लोग 9 बजे रात को लाइव आना है, 100% आना है, ठीक है ना। ठीक भैया, आज हमारा जो टॉपिक होगा संविधान की विशेषताएं। टॉपिक का नाम क्या होगा? संविधान की विशेषताएं। संविधान की जिन लोगों ने श्रृंखला नहीं देखी है, अच्छा एक बहुत बड़ी समस्या आती है, नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा, तो आप चैनल पर जुड़े रहिए, ठीक है ना। बीच बीच में चेक करते रहिए, क्योंकि दिन में 2 वीडियो हम जरूर डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो बीच बीच में चेक करते रहिए और भैया नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है ना। संविधान की श्रृंखला हमने शुरू से प्रारंभ की थी, कई वीडियो डाल चुके हैं, उसी के आगे चल रहा है संविधान की विशेषताएं, ठीक है ना। संविधान की विशेषताओं की बात करते हैं भैया, तो संविधान की विशेषताएं जब चर्चा करते हैं तो हमारे संविधान की क्या विशेषताएं हैं। जैसे पहला ही पॉइंट आता है कि इस विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। एक शब्द आया लिखित, क्या आया? लिखित। तो हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये क्वेश्चन यूपी टेट में कई बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। किसका है? भारत। और भारत क्या है? हम है। हम का मतलब क्या है? आप भी हो। हम और आप मिलके ही क्या निर्माण किए? भारत। भारत का मतलब क्या है? 28+8 है। जहां पर 28+8 होगा वही क्या होगा? भारत होगा। लेकिन दूसरी बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। एक होता लिखित, एक क्या होता? अलिखित। कई बच्चों का बड़ा डाउट होता है, आज क्लियर करते हैं। देखो बच्चा, हमेशा याद रखो, किसी भी देश का संविधान अलिखित नहीं है। हम बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं कि अलिखित है। देखो, संविधान में 2 चीजें होती हैं। संविधान में 2 चीजें होती है। इस पॉइंट को हम बहुत बढ़िया से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। एक देश होता है जिसमें क्या होती है भैया? देखो, 2 चीजें होती है। एक देश ये है और एक देश ये है। किसी देश में क्या होता है? संविधान में 2 चीजें होती हैं। एक तो लिखी गई बातें होती है और दूसरी क्या होती है? परंपरा। क्या होती है? परंपराएं होती है। जैसे परंपरा का मतलब समझ रहे होगे, जैसे हमारे यहाँ बात की जाए, एक परंपरा है कि राष्ट्रपति महोदय 25 जुलाई को शपथ लेंगे। ये संविधान में नहीं लिखा गया, एक क्या है? परंपरा है। जैसे हम बात करें, किसी देश के संविधान में लिखा गया जो चोरी करेगा उसका दाहिना हाथ काट दिया जाएगा। ये लिखा नहीं, एक क्या है? परंपरा है, ठीक है ना। तो किसी देश में, किसी भी देश हो, विश्व का कोई भी देश हो, 2 चीजें होती है उस संविधान में। क्या होती है? एक क्या होती है भैया? परंपराएं होती है और दूसरी क्या होती है भैया? लिखी गई बातें होती। कोई भी देश होगा, कोई भी देश हो, उसके संविधान में 2 चीजें होंगी। एक लिखी गई बातें होंगी और एक क्या होंगी? परंपराएं होंगी। अब समझना, परंपराएं क्या होती है आपको पता चल गया। जैसे भारत में 25 जुलाई को राष्ट्रपति शपथ लेता है, ये क्या है? परंपरा है। तो किसी भी देश के संविधान में 2 चीजें होती है, एक परंपरा होती है, एक लिखी गई बातें होती है। अब सुनना भाई, जिस देश के संविधान में लिखी गई बातें क्या हो जाए? ज्यादा। जिस देश के संविधान में लिखी गई बातें ज्यादा हो जाए और परंपराएं क्या हो जाए? कम हो जाए। परंपराओं की मात्रा क्या हो जाए? कम हो जाए, मतलब थोड़ा कम हो जाए, और लिखी गई बातें ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा बातें लिखी गई है, उस देश का संविधान कैसा होगा? लिखित। कैसा होगा? लिखित होगा। अब दूसरे देश की बात करते हैं। कोई देश है और यहां पर लिखित बातें क्या है बच्चा? कम है। लिखित बातें क्या है? कम है। लेकिन परंपराएं क्या है बच्चा? परंपराएं क्या है? ज्यादा है। परंपराएं क्या है? ज्यादा। जब किसी भी देश के संविधान में परंपराएं ज्यादा हो जाए और लिखी गई बातें कम हो जाए, उस देश का संविधान कैसे होगा? अलिखित होगा। कैसे होगा? अलिखित होगा। समझ में आया कि नहीं? कोई भी देश है, कोई भी विश्व का कोई भी देश उठा लो, हर देश के संविधान में 2 चीजें होंगी। एक लिखी गई बात होगी, एक क्या होंगी? परंपरा। जिस देश के संविधान में लिखी गई बातें ज्यादा होंगी, उस देश का संविधान कैसा होगा? लिखित होगा। और जिस देश के संविधान में परंपराएं ज्यादा होंगी, उस देश का संविधान कैसे होगा भैया? अलिखित होगा। कैसे होगा?
अलिखित होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो भाई समझ में आया तो कमेंट करते रहो, है ना, लाइक भी करो, शेयर भी करो, ठीक है ना। तो जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत के संविधान में लिखी गई बातें ज्यादा है, इसलिए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। उसी जगह ब्रिटेन की बात करते, इंग्लैंड की बात करते तो इंग्लैंड में राजा का बेटा राजा बनता है, बच्चा आपको पता होना चाहिए। इसलिए वहां पर क्या है, ब्रिटेन में क्या है, परंपराएं ज्यादा है, इसलिए ब्रिटेन में कैसा संविधान है? अलिखित। तो दुनिया में किस देश का संविधान अलिखित है? कोई पूछ ले, लिखा नहीं गया, तो आप समझ गए होंगे कहां का होगा? ब्रिटेन का। और भारत का संविधान क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। ये इसी जगह एक पॉइंट और आ जाता है कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है? तो अमेरिका का। विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका होगा? अमेरिका का। और सबसे बड़ा किसका होगा? भारत का। तो आप समझ सकते हो कि भारत की बात की जाए तो पूरे विश्व में बताओ सबसे बड़ा संविधान हमारा लिखा हुआ। आप समझ सकते हो कि पढ़े लागो तो कम से कम सालन बीत जाए पढ़ते पढ़ा, लेकिन हम आपको बहुत जल्दी पढ़ा देंगे, ठीक है ना। हाँ आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखा हमारे संविधान में क्या है भैया? 395 अनुच्छेद है और हमने कहा था भैया कि 22 भाग है, अनुसूचियां कितनी है? 12। तो ये भी अपने आप में क्या एक विशेषता है। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां। ये वर्तमान की कंडीशन है। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान बनके तैयार हुआ, देखो बच्चा एक कहानी आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हमारा देश आजाद कब हुआ, तो आजाद हमारा देश 15 अगस्त को हो गया। लेकिन भैया संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ? तो पूर्ण रूप से संविधान जो लागू हुआ वो कब हुआ? 26 जनवरी 1950 से। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, संविधान हमारा आंशिक रूप से कब लागू हुआ? तो आंशिक रूप से लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से क्या हुआ भैया? बनके तैयार तो हो गया था, लेकिन यह हुआ कि इसको लागू कब किया जाएगा? तो 26 जनवरी 1950 से। तो कई बार क्वेश्चन आता है हमारा संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949। और कहा जाता है इस दिन कितने अनुच्छेद कार्य करना प्रारंभ किए थे? तो इस दिन भैया अनुच्छेद 394 में कहा गया है इस दिन से कितने अनुच्छेद कार्य करेंगे? 15। अब यहां पर लड़कों का डाउट हो जाता है कि भैया 26 नवंबर को कितने अनुच्छेद कार्य के? तो भैया 394 अनुच्छेद में कहा गया कि आज से 15 अनुच्छेद कार्य करेंगे। तो 15 ये होंगे और 394 वाला जब जोड़ दोगे टोटल कितने हो जाएंगे? 16। तो 26 नवंबर से कितने अनुच्छेद कार्य करना प्रारंभ कर दिया? टोटल 16 अनुच्छेदों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। इस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनके तैयार हो गया था, है ना, लेकिन हमने इसको लागू नहीं किया। इसीलिए कहा जाता है आंशिक रूप से कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949। लेकिन पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ, ठीक है ना। ये कहानी आगे देख चुके हैं कई बार। आगे चलते हैं बच्चा, देखते हैं। तो हमारा संविधान जब शुरू में बनके लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो इस समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे भैया, 22 भाग थे और अनुसूचियां कितनी थी भैया? 8 थी। कितनी थी? 8। आज की कंडीशन क्या है? 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? खाली मुंह ताकि रहो का कमेंट करो, ठीक है ना, समझे नहीं? और रात को 9 बजे आना नहीं भूलना है, ठीक है ना। हम लोग मिलेंगे और सिलेबस पर चर्चाएं करेंगे। आप लोग बताना कि किस टॉपिक को कब पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, ठीक है ना। आप लोग बताओगे उसी हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है ना। शेयर करते रहो, ठीक है ना। आगे चलते हैं भाई, दूसरा पॉइंट उठाते हैं भाई। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? हमारा संविधान क्या है भैया? अंशतः लचीला और अंशतः कठोर। यूपी टेट 2019 में यही क्वेश्चन आया था और ये क्या कह रहा है? हमारा संविधान कैसा है? अंशतः लचीला, अंशतः कठोर। अंशतः मतलब हल्का, कैसा? हल्का। हमारा संविधान हल्का क्या है? लचीला। लचीला का मतलब क्या है भैया? झुकाव। कैसा है? झुक जाता है। जैसे चाहो, जैसे ये पेन है तो इसका ऐसे मोड़ दो, ये क्या होता है? लचीला। जैसे चाहो इसे मोड़ दो। हमारा संविधान हल्का, लचीला, हल्का क्या है? कठोर। हल्का क्या है? कठोर। जैसे एक बार झटका दियो तो एक बार वरना मुड़ी, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते? कठोर बोलते। तो हमारे संविधान में इतना आसान भी नहीं कोई विधेयक लाना और इतना कठिन भी नहीं पास कराना। तो हमारा संविधान कैसा है? अंशतः लचीला और अंशतः कठोर। इस शब्द को याद रखना, अंशतः जरूर जोड़ना। अंशतः मतलब हल्का का हल्का। हमारा संविधान कैसा है? अंशतः लचीला, अंशतः कठोर है। क्लियर हुआ करें? विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? हमें कहती देख के बताओ ना, मुंह का ताकि रहो। इसी देखो, हमारा संविधान विश्व का क्या है भैया? सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? अमेरिका। कहीं का है? अमेरिका का है। और भैया अलिखित किसका है? ब्रिटेन का।
जिसका संविधान लिखित नहीं उसका कौन है भैया, ब्रिटेन का। फिर हमने कहा भैया हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद, 395, भाग कितने हैं 22, अनुसूचियां कितनी है भैया 12, कितनी है 12, और हमारा संविधान अंशतः लचीला अंशतः कठोर है। तीसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं, हाँ, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। अब इसको हम आपको बहुत अच्छे समझाने का प्रयास करते हैं। हमारे संविधान में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। हमारे संविधान में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, 3 स्तर है हमारे संविधान। कोई पूछ ले कि जैसे आप लोगों ने आए दिन चाय वाली दुकान में देखे हो, गांव गली में सुने हुई हो, घर में पापा मम्मी बतावत हुई है, तो आपने सुना होगा कहीं चौथा स्तंभ मीडिया, भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ मीडिया, देश का चौथा स्तंभ मीडिया बिक चुका है। कहीं पत्रकार बिक चुके, सब मोदी 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 चिल्ला रहे हैं। तो ऐसा नहीं भैया, आप समझना। तो हमारे यहाँ जो 4 स्तंभ है, मतलब स्तंभ का मतलब खंभा, देश को चलाने के लिए कितने खंभा है, 3, इसी को कहा है। हमारे संविधान में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, 3 खंभा है, कितने 3 स्तर है, ठीक है ना। पहला स्तर आपको बताने का प्रयास करते, पहला ये कौन होगा, दूसरा, और ये कौन होगा, तीसरा। कौन होगा, ये तीसरा हो जाएगा। ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, और ये क्या होगा, तीसरा। कौन होगा, तीसरा। और चौथा स्तंभ जो है मीडिया, मीडिया संवैधानिक रूप से नहीं है। देश को चलाने के लिए कितने खंभे हैं या कितने स्तर है, 3 स्तर है, ठीक। हम लोग बोलचाल में बोल देते हैं कि चौथा स्तर क्या है, मीडिया। अब समझना, पहले स्तर का नाम क्या होता है, विधायिका। क्या होता है, विधायिका। और बच्चा विधि का मतलब होता है कानून। क्या होता है, कानून। विधि का मतलब क्या होता है, कानून होता है। विधि का मतलब क्या होता है, कानून होता है। दूसरा हमने कहा कार्यपालिका। क्या है भैया, कार्यपालिका। दूसरा स्तर क्या होता है, कार्यपालिका। और तीसरा होता है न्यायपालिका। क्या होता है, न्यायपालिका। तो देश चलाने के लिए कितने स्तर है, 3। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। तो हमारे देश को चलाने वाले कितने स्तर है, 3, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब समझना, विधि का मतलब होता है कानून। क्या होता है, कानून। तो देश में जो कानून बनते हैं, देश में जो कानून बनते हैं, जैसे कि देश में कानून बनेगा कि सब लोग रोड में दाईं ओर चलेंगे या बाईं ओर चलेंगे, या रोड के ऊपर जाएंगे या नीचे चलिए, तो ये नियम कौन बनाएगी, विधायिका। कौन बनाएगी, विधायिका। जैसे अब आया कि जैसे आप मान लो आया नोटिफिकेशन आया कि जो है कि शिक्षक भर्ती जो होगी उसमें केवल टेट को मान्य किया जाएगा, या टेट और सुपर टेट मान्य किया जाएगा। ये नियम जो बनाएगा ये कौन बनाएगी, विधायिका। तो देश के सभी नियम बनाने वाली संस्था क्या कहलाती, विधायिका। देश के सभी नियम कौन बनाती है, विधायिका। कौन बनाती है, विधायिका। अब बताओ, विधायिका ने नियम बना दिया ना, विधायिका ने नियम बनाए, काम खत्म कर दी। देश के सारे नियम कौन बनाती है, विधायिका। और इन नियमों का पालन कौन कराती है, कार्यपालिका। पालन कौन कराएगी, कार्यपालिका। अब जैसे हमने कहा, मान लो विधायिका ने कह दिया कि पहले टेट होगा फिर सुपर टेट होगा, तो टेट का पेपर कब होगा, सुपर टेट की भर्ती कब आएगी, पेपर कब कराना है, उसके लिए कितने पेपर छपाने, ये सब कौन देखेगा, कार्यपालिका। कौन देखेगा, कार्यपालिका देखेगा। और तीसरा, पेपर सही हुआ कि नहीं हुआ, नकल तो नहीं होगा, यूपी टेट की तरह पेपर तो नहीं आउट होगा, ये सब कौन देखेगा, ये देखेगी न्यायपालिका। कौन देखेगी, न्यायपालिका। तो भैया हमने कहा जो पहले नियम बनाए जाएंगे वो कौन होंगे, विधायिका। उन नियमों का पालन कौन कराएगी, कार्यपालिका। और काम सही हुआ कि नहीं हुआ इसकी जांच कौन करेगी, न्यायपालिका। कौन करेगी, न्यायपालिका। और एक स्तंभ, जो चौथा स्तंभ का होना, मीडिया। तो मीडिया पेपर में छापी, जो चौथा स्तंभ है वो लीगल रूप से संवैधानिक नहीं है, मीडिया पेपर में छापी, न्यायपालिका ने सही से जांच की, कार्यपालिका ने सही से कार्य किया। तो पेपर में छापे वाली कौन होता है, चौथा स्तंभ, जिसको बोलते हैं मीडिया, ठीक। वो संवैधानिक नहीं है। देश को चलाने के लिए कितने स्तर है, 3, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब समझ गए होंगे। अब समझो, जो विधायिका के सदस्य होते कौन होते हैं भैया, संसद के सदस्य होते हैं। और संसद के सदस्य का मतलब आप समझ रहे होंगे, लोकसभा के सदस्य, मतलब आप साक्षी महाराज भी होंगे, ठीक है ना, लोकसभा के सदस्य होंगे। फिर दूसरी बात की जाए, राज्यसभा के भी सदस्य होंगे। और तीसरा कौन होगा, राष्ट्रपति। कौन होगा, राष्ट्रपति भी होंगे। अब देखो, विधायिका के सदस्य कौन होंगे, मतलब संसद के सभी सदस्य होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, यही सभी लोग मिलकर बैठ के काम बनेंगे नियम। देश के लिए नियम कौन बनाते हैं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राष्ट्रपति, ये सभी लोग मिलकर नियम बनाते हैं। मान लो नियम बना दें, अब नियम जो बना दिया उस नियम का पालन कहां करेंगे, कार्यपालिका। अब कार्यपालिका का है, जैसे कोनो नियम बना दे उसका पालन कौन करेगा, कार्यपालिका। अच्छा एक चीज बताओ, कार्यपालिका के सदस्य कौन होंगे, जो विधायिका के सदस्य वही कहां हो जाते हैं, कार्यपालिका के सदस्य हो जाते हैं। जो विधायिका के सदस्य है, जो यहाँ पर रहे वही कहां चले गए, यहाँ पर, वही क्या हो जाते हैं, कार्यपालिका के सदस्य।
अब आप लोग कहते हो ना कि देश में ऐसा नियम होना चाहिए कि नेताओं की भी योग्यता हो, जो को ग्रेजुएशन हो, बीटेक एमटेक हो, वह चुनाव लड़ सकता है ना। देखो 10-10 रेप के मुकदमे चल रहे हैं, अपहरण की हत्या के मुकदमे चलते हैं, लेकिन चुनाव लड़ लेता है। आप लोगों ने ये देखा होगा। लेकिन भैया हमारा संविधान इतना सुंदर, आप देखने का प्रयास तो करो। देखो यहाँ पर नियम बनावे को होगा, यही सब देने के रहा है, और यहाँ पर उन नियमों का पालन कराने भी कौन जा रहा है? संसद के सभी सदस्य जा रहे हैं। अब सोचो ई का नियम कोनो कठिन बना सकती है? जैसे भैया हमसे कह दी जाए कि तुमको पेपर देना है, जैसे यूपी टेट का पेपर हमको देना है, और हमें से कह दी जाए यूपी टेट का पेपर बनाओ, तो हम वही तो पेपर सेट करेंगे जो हमको आता होगा। शिक्षक भर्ती आनी है, मान लो लेखपाल का पेपर आना, पुलिस का पेपर आना, तो हम वही तो पेपर बनाएंगे जो हमको आता है, और वह पेपर दे दी जाए यहाँ पर, ठीक है ना। तो भैया हमने पेपर बनाया और पेपर हम ही क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं, अपने हाथ से लिखे डाल रहे हैं, ठीक है ना। तब इनका सुकून नहीं मिला। विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, फिर इन्होंने कहा ना पेपर हम बनाए और पेपर कपिहू चेक करब। का कह रहा है? कपिहू चेक करब। इतने बैल हैं यहाँ के लोग भैया, ये लोग का कह रहा है कि हम कपिहू चेक करब जाए, तो ये लोग का कह रहा है हमको यहाँ पर भी रख लो। लेकिन बीच में आपको पता है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलिज्म सिस्टम अपनाया गया था, बीच में इसको हटा दिया। इन लोगों ने कहा ना हमारा आदमी बैठी जाए न्यायपालिका में, तो न्यायपालिका में जब इनका आदमी होता तो न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं हो पाती, इसीलिए कोलिज्म सिस्टम को पुनः फिर से लागू किया गया। अब वर्तमान में क्या स्थितियां हैं? वर्तमान में विधायिका का सदस्य कार्यपालिका का सदस्य एक ही हो सकता है, मतलब यहाँ पहले नियम बने फिर उठ के कहां चले जाए ऐसे। अब समझना, जैसे हमने कहा विधायिका के सदस्य कौन होंगे? संसद के सभी सदस्य क्या होंगे? विधायिका के सदस्य होंगे। कार्यपालिका के सदस्य कौन होंगे? जो विधायिका के सदस्य वही क्या होंगे? कार्यपालिका। मतलब नियमों बनेंगे, नियम का पालन भी कराएंगे, और जांच करने के लिए क्या होते हैं? न्यायाधीश होते हैं, जो वकील से हमारी तरफ कोर्ट वोट काटे आ जाती है, हाँ लॉर्ड इन्होंने अपराध किया है, फांसी दे दो। तो ये सवाल जहां कहाँ आएंगे? न्यायपालिका। कहाँ आएंगे? न्यायपालिका में आएंगे। आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। शेयर वेयर करत रहो, 9 बजे आवक है, पता कि नहीं पता है ना, पता हो तो बता दो सबसे, ठीक है ना। 9 बजे सबको आना है लाइव, ठीक है ना। हम मिलेंगे 9 बजे, ठीक। कोट वोट काट के फिर टोपी ओपी लगा के सनी देओल बन के, ठीक है ना। देखो इधर क्या हो गया? विधायिका, इधर क्या हो गई? कार्यपालिका, इधर क्या हो गई? न्यायपालिका। ये 3 जने से मिलकर हमारा देश चलता है। अब बच्चा यहाँ पर क्या हुआ? विधायिका। नियम तो बन गए, नियम बन गए, तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आगे आ गया है, ऐसे ऐसे आया राष्ट्रपति आ गया है, कहे सुनो का सारे पूरे विश्व के अकेले काम हम करा, मतलब भारत में जितने काम हुए अकेले हम कर, लेकिन हमका 5 लाख रुपया तनख्वाह दो। राष्ट्रपति कितना तनख्वाह मांगे? 5। तो राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा? 5 लाख रुपया। कितना वेतन होगा? 5 लाख रुपया होगा। राष्ट्रपति कहां पहुंचे? कार्यपालिका। कहे सारे काम, रोड हम बनवे, झाड़ू हम लगवाइए, पोछा हम लगवाइए, सब कुछ करेंगे। राष्ट्रपति यहाँ भैया, तो यहाँ से आपको निकल के निष्कर्ष क्या है? राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा? 5 लाख रुपया होगा। और राष्ट्रपति कहता है कि कार्यपालिका के हम क्या है? प्रमुख है। तो कार्यपालिका का प्रमुख को है, पूरे देश के काम करावे जिम्मेदारी को ले है राष्ट्रपति को ले है। भैया काम नहीं करेगा, काम कैसे कही? प्रधानमंत्री जाओ झाड़ू लगवाया जाए। अब उन्ना फोन करा साक्षी महाराज का, सुनो तो यहाँ रोडे खराब है, सब रोडे बनवा दो। तो ये सारा कार्य कराने की जिम्मेदारी तो ली राष्ट्रपति, लेकिन भैया फोन कर करके दूसरे से कराता। तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता। और यही के लिए वेतन कितना लेता? 5 लाख रुपया। 1 महीने तनख्वाह कितनी है? 5 लाख रुपए। बाकी चर्चा बाद में कर लेंगे। तो विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, समझ में आया ना। और समझ में आया तो दबा के शेयर करो, ठीक है ना। आगे चलते हैं भाई, आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट, ठीक ना। क्योंकि और भैया एक चीज जान लो, सभी लोग पूरा वीडियो जरूर देखो, ठीक है ना। वीडियो पूरा जरूर देखा करो, ठीक है ना। अब बात करते हैं हमारे संविधान में क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष क्या है? न्यायपालिका। मतलब स्वतंत्र और निष्पक्ष है हमारे संविधान की जो न्यायपालिका। तीसरी व्यवस्था देखे थे न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र और निष्पक्ष। मतलब हमारी न्यायपालिका के ऊपर ना किसी का दबाव है, मोदी आखिर काट दे कोनो असर ना हो। न्यायपालिका कहा है? स्वतंत्र है। हमारे देश की न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है और निष्पक्ष है। कौ पक्ष में नहीं कि बीजेपी सरकार है तो उनका पक्ष ले रही, कमल के फूल वाले का, साइकिल वाली सरकार है साइकिल का ना। हमारे देश की न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र और क्या है? निष्पक्ष है। अच्छा निष्पक्ष और स्वतंत्र ना होती तो आसाराम जेल में होती? तुम बताओ ना। आसाराम जब देखो झूला झूले लागत रहे, झूला झूले लागत रहे, कहूं देखो झूला झूले लागत रहे। लेकिन भैया आपको पता है आसाराम के सामने देश के बड़े बड़े नेता जाते थे, लेकिन हमारी न्यायपालिका ने उनकी सजा निर्धारित किया और आज कहां पर है? जेल में। कहां पर है? जेल में। तो हमारी न्यायपालिका क्या है भैया? स्वतंत्र और निष्पक्ष है। इसके ऊपर कोई दबाव नहीं, कोई दुनिया की ताकत इसको झुका नहीं सकती है। इसीलिए आज भी हम लोगों को भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है तो आज हम हैं, ठीक है ना। तो हमारे देश की न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र और निष्पक्ष है, ठीक है ना।
भाई आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। छठवां पॉइंट क्या कहता है, हमारे संविधान में वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। वयस्क मताधिकार का मतलब समझ रहे हो ना, कि मतलब जब लड़के लड़कियां जवान हो जाए तो वही लोग वोट डाल सकते हैं। हमारे देश में सरकार चुनने का अधिकार किसके पास है, वो भैया जो लोग 18 साल के हो जाते हैं उन्हीं को चुनने का अधिकार है। पहले क्या होता रहा, पहले जो कोई 21 साल का हो जाता रहा वो वोट डालत रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ पहले बाद में क्या हुआ भैया, अब क्या हुआ, वर्तमान में जो 18 साल के लोग हो जाते वही वोट डालते हैं। तो इसको याद करने का तरीका 61 सही 21/18। पहले वोट डालने की उम्र कितनी थी, 21 साल। स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है भैया, है ना, आप लोग परेशान ना हो, हम अगला वीडियो जरूर लाएंगे। था परेशान थे, दवा खा के तुरंत लाइव आए, ठीक है ना। 61 सही, देखो 61 सही 21/18 का मतलब है पहले वोट डालने की उम्र क्या होती थी, 21 साल, और आज कितनी हो गई, 18 साल। तो आपसे पूछ लिया जाए आज वोट डालने की उम्र कितनी है, 18 साल, पहले कितनी थी भैया, 21 साल। और ये संशोधन कब किया गया, तो 61वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कौन सा था, 61वां संविधान संशोधन 1989। कब किया गया, 1989। 1989 से उम्र को क्या कर दिया गया, 18 साल। पहले वोट डालने की उम्र कितनी रही, 21 साल, अब वोट डालने उम्र कितनी हो गया, 18 साल। कब किया गया, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। तो हमारे देश में यह भी है कि जनता की सरकार होगी। आपको पता है भगत सिंह जब फांसी पर चढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा था हम तो जा रहे हैं भाई, हम तो मरने जा रहे हैं, लेकिन जब हमारा देश आजाद होगा ना तो गरीबों की, जवानों की और किसानों की सरकार होगी। उन्होंने कहा था कि हमारे देश के किसान, गरीब, नौजवान ये किसका निर्माण करेंगे, सरकार का निर्माण करेंगे। और भगत सिंह 23 साल की उम्र में भैया फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे, ठीक है ना। आपको पता होगा केवल किसके लिए, देश के लिए भैया। उधम सिंह 16 साल की उम्र में जलियांवाला बाग हत्याकांड देखने के बाद उसके अंदर प्रेरणा मिली और उसने बदला लेने के लिए इंग्लैंड चले गए। और इंग्लैंड जब गए हैं भैया, आपको पता होगा वहां पिस्टल लीग गदर पार्टी को ज्वाइन किया, कितनी मेहनत की, और कहा अकेले नहीं मारेंगे, जनरल डायर को अकेले नहीं मारेंगे, भरी सभा में मारेंगे गोली। और उधम सिंह ने बदला लिया देश का। आप उन क्रांतिकारियों से सीखिए भैया, उन क्रांतिकारियों को महसूस करिए कि आजादी फोकट में नहीं मिली है। आपको पता होना चाहिए कि आजादी के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने कितना बलिदान किया, कितना बलिदान किया। तो भैया आप समझ सकते हो भगत सिंह का वो सपना था किसानों और मजदूरों की सरकार होगी। आज देखो सारे नेता बैल, महाबैल, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर ले घूम रहे हैं। चुनाव आवा तो हम उन्नाव भागे चले आ रहे हैं, गांव भर पूरे जने चले आ, दिल्ली नहीं अब उन्नाव नीक लाग रहा, ठीक है ना। लेकिन आपको समझना होगा भगत सिंह का सपना हम पूरा करेंगे। और देखते हैं भाई, आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं हमारे संविधान में क्या है। हमारे संविधान में सर्वोच्च क्या है, जनता। हमारे संविधान में सर्वोच्च क्या है, जनता है। हमारे संविधान में सर्वोच्च किसको माना गया, जनता। जैसे जब संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं, हमारी प्रस्तावना में लिखा गया हम भारत के लोग। देखो सबसे पहले आपसे कोई पूछ ले कि आपसे कोई पूछ ले कि देश में सबसे सर्वोच्च कौन है, देश में सबसे सर्वोच्च कौन है, तो आप बता दो संविधान। कौन है, संविधान। और संविधान किसको सर्वोच्च मानता है, जनता। किसको मानता है, जनता। और आपको पता होना चाहिए हमारा टैक्स का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा, हमारा जो पैसा होता है यही तो मिलता है। पुलिस वाले ही क्या है भैया, जनता के सेवक है। नेता क्या है, जनता के सेवक है। जो इनको वेतन मिलता है, जैसे राष्ट्रपति मुंह बगार के हमका 5 लाख रुपया दे दो, तो 5 लाख रुपया किसका है, हमारे टैक्स का है भैया। हमने टैक्स भरा, वही तो पैसा दे। रोड जो बनने वो हमारे टैक्स की है, पता है कि नहीं आपको। तो हमारा टैक्स, आप परेशान न हो। देश में सबसे सर्वोपरि क्या है, जनता। और जनता का मतलब समझो हम अकेले थोड़ी, तुम हो तो हो, हम और आपको मिलकर क्या बनाई गई, जनता का निर्माण किया। तो भैया सबसे सर्वोपरि क्या होगी, जनता होगी, ठीक है ना। तो हमारे भैया संविधान में क्या है, सर्वोपरि क्या है, जनता। पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन आ जाए कि देश में सर्वोपरि क्या है भैया, संविधान। और संविधान किसको सर्वोपरि मानता है, जनता को। भारत की जनता ही क्या है, सर्वोपरि है। सबसे बड़ा अधिकारी कौन है, ना राष्ट्रपति बड़ा है, ना मुख्यमंत्री बड़ा, ना प्रधानमंत्री बड़ा, ना कोई बड़ा। सबसे बड़े कौन है, हम और आप हो, ठीक है ना। देश की सर्वोच्च कौन स्थान पर कौन होगा, जनता होगी, ठीक है ना। अगले पॉइंट की बात करते हैं। हमारे संविधान में केंद्र व राज्य दोनों जगह संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई। एक व्यवस्था होती है संसदीय और एक होती है अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक जहां पर व्यवस्था होती है वहां पर सर्वोच्च कौन हो जाता है, राष्ट्रपति। जैसे अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में क्या है भैया, अध्यक्ष वाली व्यवस्था है, तो वहां पर क्या हो जाता है, कौन मेन हो जाता है भैया, राष्ट्रपति। जैसे आपने अमेरिका में देखा वहां अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और वहां पर सर्वोच्च कौन हो जाएगा भैया, राष्ट्रपति। जैसे ट्रंप वगैरह देखो सर्वोपरि हो जाता। लेकिन हमारे देश में कैसे, संसदीय शासन व्यवस्था। और संसदीय शासन व्यवस्था को हमने
ब्रिटेन से स्वीकार किया, अंग्रेजों से स्वीकार किया। इसलिए केंद्र व राज्य दोनों जगह, इसीलिए भारतीय संविधान में नाम मात्र का कौन होता है सर्वोपरि, राष्ट्रपति होता है, लेकिन काम मात्र का कौन होता है, काम सबको को देखी, प्रधानमंत्री। कौन देखेगा, प्रधानमंत्री। इस तरह से। और दूसरी बात करते हैं हमारे संविधान में, जो तुम एक पॉइंट और बता देते हैं, हमारे संविधान में भैया देखा जाए तो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य जैसी भी व्यवस्थाएं की गई, ये भी अपने आप में क्या है, एक विशेषता है। तो ठीक है ना, ये संविधान की विशेषताएं थी, हमने आपको इनकी जानकारी कराई, अवगत कराया। और भैया इस वीडियो को शेयर करते, रात 9 बजे सबको लाइव आना है, बातचीत करेंगे हम लोग, ठीक है ना भैया। धन्यवाद भैया, शेयर करते रहो।